मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का ये सेशन कक्षा 8 वाले विद्यार्थी जो 17 मई 2022 को एग्ज़ाम देंगे उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और आपके मैं संस्कृत का मॉडल पेपर लेकर के आया हूं। ठीक है, जो हमारे RBSE ने जो मॉडल पेपर जारी किया था उसी के ऊपर आधारित ये मॉडल पेपर है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें, पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हमारे संस्कृत का पेपर कैसे आएगा और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, ग्रामर से कौन से प्रश्न होंगे, ठीक है, कौन सा निबंध किस प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक है ना, कौन सी कहानी, कौन से श्लोक याद करने, किस प्रकार से याद करने, ये सब कुछ इस पेपर को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो कक्षा 8 वाले विद्यार्थी तैयार हो जाओ और पूरा वीडियो देखना। और आपसे निवेदन करता हूँ कि इस चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। मैं इसी प्रकार के वीडियो और आपके संस्कृत के अपलोड करूंगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक मॉडल पेपर है, ठीक है ना। ठीक है, मॉडल पेपर का अर्थ ये होता है कि इसी टाइप से हमारी परीक्षा में पेपर आने वाला है, इसका अर्थ ये होता है। इसका अर्थ ये कभी भी नहीं है कि यही प्रश्न आएंगे, ठीक है ना, इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना होती है। इसलिए आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। चलिए हम पहला प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके जो 15, ठीक है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। कितने? 15 वस्तुनिष्ठ, जिसको हम शॉर्ट में MCQ कहते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये मधुमक्षिका किम जनयति, यानी कि मधुमक्षिका जो होती है, मधुमक्खियाँ किसका निर्माण करती है। तो आपने पाठ 1 में पढ़ा है माधुर्यम, किसका? माधुर्यम, ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है ना, माधुर्यम यानी शहद का निर्माण करती है, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, सदैव कुत्र निदेहि चरणम, सदैव कुत्र निदेहि चरणम, यानी कि हमें सदैव जो हमारे कदम है वो किस तरह बढ़ाने चाहिए। तो वह में लिखा हुआ पूर्वतः, पूर्वतः का अर्थ होता है आगे की और हमें हमेशा हमारे कदम बढ़ाने चाहिए, नहीं कि पृष्ठतः यानी कि पीछे की ओर हमें कदम नहीं बढ़ाने चाहिए। तो सदैव, ठीक है ना, हमें पूर्वतः कदम, ठीक है ना, निदेहि। तीसरा प्रश्न है, गृहं शून्य सुता विना इति पाठस्य क्रमक, यानी कि जो गृहम अपनी जो लड़की होती है ना, बेटी होती, बेटी के बिना जो घर सुना होता है, वो पाठ आपके है, उसका जो क्रमांक कौन सा है। देखो ये पाठ के क्रमांक भी आपसे पूछे जाएंगे, पाठस्य क्रमा, ठीक है ना, क्रम है, यानी कि आपके जो 11 पाठ एक से लगा करके उन सभी पाठों के आपको क्रमांक याद कर लेने, नाम याद कर लेना, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न को पूछने की संभावना है यहाँ पर आ गया मॉडल पेपर में। तो ये पाठ कौन सा है? ये छठा पाठ है, षष्ठ है। देखो षष्ठ का अर्थ होता है छठा पाठ है, ये कौन सा पाठ है? छठा पाठ है। उसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, शालिनी ग्रीष्मावकाशे कुत्र आगच्छति, शालिनी गर्मी की छुट्टियों में कहाँ आ गई थी। तो पितृगृहम, कहाँ आ गई थी? पितृगृहम, यानी कि पिताजी के घर आ गई थी, ठीक है, आपको पता ऐसे ही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, गुणा गुणगेशु, ठीक है ना, गुणा भवंती, ठीक है ना, गुणा गुणगेशु गुणा भवंती। तो गुणा गुणगेशु भवंती क्या होते हैं? गुणवान व्यक्ति में क्या बन जाते हैं? गुणा बन जाते हैं। ए वाला सही है, ठीक है ना, ए वाला सही। और मैंने आपके ये अवश्य इसलिए लिख रखे क्योंकि मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ तो वो वापस चले जाते, इसलिए आपको जो सदैव दिखते रहे, इसलिए मैंने अवश्य पहले से ये लगा रखे हैं। उसके बाद देखिए छठा प्रश्न, लुब्धस्य नश्यति, यानी कि जो लोभी का क्या नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य नश्यति, तो यश, लोभी का क्या नष्ट हो जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यश। और फटाफट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे मैं केवल इतनी सी गुरु दक्षिणा ले रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसी तरीके मैं क्वालिटी वाले वीडियो हमेशा अपलोड करता हूँ आपके हितार्थ, ठीक है। आपसे मैं फिर निवेदन करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, केवल आपका, ठीक है ना, प्यार मुझे सब्सक्राइब के रूप में मिले, मैं बहुत धन्य महसूस करूँगा अपने आप को कि मेरी पढ़ाई जो है वो सफल हो रही है। उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न, आगे रिक्त स्थान है, गुहाया स्वामी आशित, गुहा का स्वामी कौन था? गुफा का स्वामी कौन था? तो दधिपुच्छ श्रीगाल है। कौन था? दधिपुच्छ श्रीगाल है, यानी कि दधिपुच्छ नाम का जो सियार था, श्रीगाल था, वो उसका जो गुफा का स्वामी था। तो दधिपुच्छ श्रीगाल है, से वाला
सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों 8वां प्रश्न है, इसमें भी पहले रिक्त स्थान देखो, गज परिमाणम धारयति। तो गज का जो है वो ये नाप चोप का काम कौन करते थे या कौन धारण करते, तो गजधर। कौन करते थे, गजधर। देखो गजधर का अर्थ मैं आपको बताऊं, गज गज क्या होता है, यहाँ पर देखो गज एक लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, दूरी नापने का एक क्या होता है, पैमाना, स्केल होता है। जो आपने कारीगर होते हैं ना, कारीगर, उनके हाथ में गज देखा होगा, वो लंबाई चौड़ाई नापते नहीं नापते। धर का अर्थ होता है धारण करने वाले, यानी कि हम कह सकते हैं कि कारीगर जो होते हैं, शिल्पी जो होते हैं, महल बनाते हैं, मकान बनाते हैं, भवन बनाते हैं, उनके हाथ में जो, ठीक है ना, गज होता है, तो उसको हम गजधर कह सकते हैं। तो गजधर को, ठीक है ना, गजधर हो गया, गजधर गज परिमाणम धारयति, ठीक है। उसके बाद ब वाला सही हो गया इसमें। तो उसके बाद देखिए 9वां प्रश्न, पिब धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनमस्ति। पिब धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनमस्ति। तो पिब धातु जैसे आपके पट धातु होता है, पिब यानी पीना। तो अब आपसे लट लकार पूछा है, वर्तमान काल होता है, प्रथम पुरुष एक वचन। तो जैसे पठती होता नहीं होता है पट धातु का, वैसे क्या हो जाएगा, पीबती, पीबत, पीबनती, पीबसी, पीबत, पीबत, पीबामी, पीबाव, पीबामह। तो पीबती हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। देखो तो आपको आइडिया लग गया कि आपके जो धातु रूप है, धातु रूप भी आपको याद करने के नहीं करने हैं पांचों लकारों में, ठीक है ना। पट धातु याद कर लीजिए, दा धातु याद कर लीजिए, इस प्रकार के इंपॉर्टेंट जो भी आपको लगते हैं वो सब आप याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न, गत्वा पदम प्रत्यय अस्ति। गत्वा पद में कौन सा प्रत्यय है, देखो गत्वा आप समझ लीजिए प्रत्यय, इसमें गम धातु है और कत्वा प्रत्यय है, गम धातु कत्वा प्रत्यय है। तो गम प्लस कत्वा क्या हो जाएगा, गत्वा हो जाएगा। तो गम तो धातु है और कत्वा प्रत्यय है, तो कत्वा प्रत्यय एम में लिखा हुआ है। इस प्रकार के 10 प्रश्न तो यहाँ हो गए। उसके बाद हम 11वें प्रश्न के ऊपर चलते हैं नीचे। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, 11वां प्रश्न कह रहा है विद्यालय इति पदम संधि अस्ति। यार विद्यालय शब्द जो है इसमें संधि कौन सी है, तो विद्यालय, देखिए विद्यालय फटाफट संधि को समझना है। मैं आपको केवल ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं कर सकता, मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं आपको पूरा ऑपरेशन करके पढ़ाता हूँ प्रत्येक शब्द का। परंतु ठीक है, अब आपकी परीक्षा भी आगे 17 तारीख को, तो इसलिए हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। आपकी तैयारी वैसे लगभग है, फिर भी आपकी तैयारी को थोड़ा सा धार दे रहा हूँ, मैं मजबूत कर रहा हूँ और आपको एक आइडिया दे रहा हूँ किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो ये देखिए विद्या प्लस आलय है, कौन सी संधि हो गई है, विद्या स्वर संधि में कौन सी संधि है भैया, ठीक है ना, दीर्घ संधि है, बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। आ और आ मिलकर के वापस क्या हो गया, आ हो गया। तो विद्या प्लस आलय, ठीक है ना, स वाला सही हो गया, ठीक है ना। तो विद्या प्लस आलय हो गया। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धनम ददातु भिक्षुक पदस्य चतुर्थी विभक्ति, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए भिक्षुक आय धनम ददातु भिक्षुक, तो यहाँ पर दे वाला सही हो जाएगा। भिक्षुक आय धनम ददातु भिक्षुक है, तो पदस्य चतुर्थी विभक्ति पूछी तो भिक्षुक आय, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न है, रिक्त स्थान आ गया पठती पदे लकार अस्ति। पठती पद में कौन सा लकार है, तो आप जानते ही है पठती पठते पठंती, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन ही है, पट धातु है। इसमें कौन सा धातु है, पट धातु, ठीक है ना। पठती में कौन सा धातु है, पट धातु। पट का अर्थ होता है पढ़ना, ठीक है ना, समझ में आ गया, पढ़ना। उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न रिक्त स्थान है पहले, उपकार इति पदे क उपसर्ग है। उपकार में आप उपसर्ग बताना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके जितने भी उपसर्ग है उन सभी उपसर्गों को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि उपसर्ग से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, प्रत्यय से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, संधि से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। तो उप प्लस कार है, ठीक है ना, उपकार करने वाला, ठीक है, तो उप हो गया, ठीक है ना, ब वाला, ठीक है, सही है, ये तो आपको आ जाएगा। अब देखिए 15वां प्रश्न, इस प्रकार से आपके ये भारतीय जो भाषा में लिखा हुआ है, ये है 6 और ये 1 है, 6 1 61 होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 है षष्ठी, 1 और 60, 61 होते कि नहीं होते, 1 है षष्ठी, द में लिखा हुआ 1 षष्ठी, ठीक है। ये आपके 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट है। अब आपके देखो रिक्त स्थान वाले प्रश्न इन्होंने दे रखे हैं, तो आपके यानी कि पेपर में रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न आने आएंगे, इसका मतलब, ठीक है ना। अब देखिए इसमें थोड़ा सा इसको जूम कर देते ताकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको अच्छा दिखाई देगा ना। देखिए सर, पहला लिखा हुआ है
देखो दूसरा रिक्त स्थान में पहला विहाय रिक्त, आगे उसके बाद है रिक्त स्थान यो ही देव मेवा लंबते, विहाय यो ही देव मेवा लंबते। रिक्त स्थान में क्या आएगा? पौरुष, क्या आएगा? पौरुषम, ठीक है ना। यानी कि जो पौरुष यानी कि जो हम कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, विहाय का मतलब छोड़कर, पौरुषम यानी कि हमारा जो कर्म है, हमारी मेहनत है, हमारा पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ को छोड़कर हम केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए ना, हमें कर्म करना चाहिए। तो इसमें आ जाएगा पौरुषम, विहाय पौरुष, ठीक है ना, विहाय पौरुषम यो ही देवमेवा लंबते। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान आ गया तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसा। तो आपको पता ही है प्रसाद सिंह वत्, प्रसाद सिंह वत्, प्रसाद सिंह, प्रसाद सिंह वत् तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसा, ठीक है ना। समझ में आ गया, ये उस पाठ से संबंधित है। समुद्रमासाद्यम भवन्ति अपेया, भवन्ति प्रभवन्ति नहीं, समुद्रमासा, ठीक है ना, समुद्रमासादम भवन्ति अपेयः, समुद्र में नदी मिल जाने के बाद उनका जो पानी होता है वो पीने लायक नहीं होता क्योंकि खारा हो जाता है। तो भवन्ति अपेय आ जाएगा, आपको पता है, श्लोक याद होने पर ये तो आप कर लोगे, मुझे पता है। उसके बाद देखिए आप चौथा रिक्त स्थान है कि रिक्त स्थान पहले दे दिया तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो देखो आयु विद्या यश बल कितने हो गए? ये 4 हो गए। कितने हो गए पे? देखो यश विद्या, देखो आयु, पहले आयु लिखा हुआ, आयु यश, ठीक है ना, विद्या और बल कितने हो गए? ये 4 हुए। तो 4 को यहाँ पर क्या? चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, ठीक है ना। ये भी आपके संस्कृत के श्लोक से सही हो जाएगा, तो आपके रिक्त स्थान आने की संभावना है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? अधोलिखित पदयोः संधि कृत्वा लिखत है। अधोलिखित पदयोः संधि कृत्वा लिखत, यानी कि जो पद लिखे हुए हैं ये आपके, ये संधि विच्छेद वाले पद लिखे हुए हैं, आपको इसकी क्या करनी है? संधि करनी, यानी कि संधि से संबंधित प्रश्न आपके आने की संभावना है। 2 या 3 नंबर के प्रश्न, पहले भी संधि वाला आ गया तो 2 नंबर का तो ये है, पहले 1 नंबर में 3 नंबर की संधि अब तक हो चुकी है, ठीक है ना। तो संधि वाला टॉपिक आपके ग्रामर से अच्छी तरह याद कर लेना। देखो संधि में करके बता देता हूँ यहाँ पर, क्रय प्लस अर्थम, देखो बिल्कुल सिंपल है ये, यहाँ पर दे रखी जो क्रय प्लस अर्थम, ठीक है ना। क्रय, क्रय में अ है लास्ट में, ठीक है ना, और अर्थम में अ, तो आपके जो दीर्घ संधि अ प्लस अ क्या हो जाता? आ हो जाएगा, तो इसमें आ लग जाएगा और ये अ तो इसमें जुड़ गया तो क्रियार्थम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रयार्थम, ठीक है ना, जुड़ गए, क्रियार्थम हो गया, दीर्घ संधि है। इसी प्रकार से उपचार प्लस अर्थम, तो उपचारार्थम, उपचार के लिए, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है, दोनों में एक ही प्रकार की संधि है, दीर्घ संधि, उपचारार्थम, ठीक है ना। ये संधि प्रकरण आपको अच्छी तरह से याद कर लेना, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं संधि भी पढ़ा दूंगा अच्छी तरह से, ठीक है ना। उसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ऊपर चलते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है मेरी प्यारे विद्यार्थियों? उचित अवयव चित्वा वाक्य पूर्ति कृत, यानी कि आपके जो अव्यय है, अव्यय भी आपको याद करने हैं, ठीक है ना। अव्यय जिसका कोई खर्च नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं, तीनों लिंगों में, सातों ही भक्तियों में, ठीक है ना, सभी वचनों में जिसका कोई खर्च नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय आपको याद करने हैं, समझने हैं। देखो चौथे में पहला रिक्त स्थान दे दिया कि रिक्त स्थान राजा तथा प्रजा, आपने एक, ठीक है ना, ये मुहावरा भी सुना है, ठीक है, सुक्ति भी है, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो यथा आएगा, यथा यानी कि जैसा राजा वैसी, तथा प्रजा वैसी प्रजा, ठीक है ना। तो यथा आ जाएगा, अपी नहीं आएगा, अपी का अर्थ तो भी होता है, अपी का अर्थ क्या होता है? भी होता है, यहाँ पर यथा आएगा। तो यथा राजा तथा प्रजा। दूसरा रिक्त स्थान यावत सफल न भवति, जब तक आप सफल नहीं होते, तावद यानी कि तावत, तब तक, तावद का अर्थ होता है तब तक, तब तक, जब तक आप, यावत यानी जब तक, सफल न भवति, तावद आएगा, क्या आएगा? तावद परिश्रम कुरुत, तब तक आप मेहनत करते रहिए, परिश्रम करते रहिए। उसके बाद ये दोनों अवयव भर दिया आपने, इसमें यथा पढ़ दिया, तावद पढ़ दिया, कैसे आया? उसके बाद देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न आपके ये देखो, अधोलिखित पदयों धातु प्रत्यय योजित लिखे, यानी कि जो नीचे लिखे जो शब्द, इनमें धातु और प्रत्यय का मिलान करके जो शब्द बनता है वो हमें लिखना है, धातु प्लस प्रत्यय, ठीक है ना। स्क्रीन की क्वालिटी बढ़ा लीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे निवेदन हाथ जोड़ता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए क्री,
क्री धातु अग्नि है, क्रिया नहीं करना, प्लस तुमून, तुमून प्रत्यय अग्नि है। अब तुमून प्रत्यय से क्या शेष रहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तुम शेष रह जाता है। क्या रह जाता है? तुम। तो क्री प्लस तुम होगा, क्री प्लस तुम ये दोनों जुड़ेंगे ना तो क्या बनेगा? कर तुम बनेगा। क्या बनेगा? कर तुम। इसका जो वो री था ना वो ऊपर चला गया था, के ऊपर कर तुम, क्री प्लस तुमुन कर तुम। अब ये तुमुन प्रत्यय जो होता है, तुमुन प्रत्यय किसके अर्थ में लिया जाता है? करने के अर्थ में, यानी कि के लिए। तुमुन का अर्थ होता है के लिए। तुमुन प्रत्यय का अर्थ किसके लिए लिया जाता है? के लिए में लिया जाता है, यानी कि तो अब यहाँ पर क्रितुम का अर्थ क्या हो गया? करने। भी क्रि का अर्थ करना, तो करने के लिए। क्रितुम का अर्थ हो गया करने के लिए। इसी प्रकार से गम प्लस कत्वा पहले भी आ गया, देखो गम प्लस कत्वा, तो देखो गम में से हलंत लोप, हलंत लोप यत्न का लोप हो जाएगा तो गम, गत्वा रह जाएगा। क्या रह जाएगा? गत्वा हलंत लोप, हलंत का लोप हो जाता है। तो यहाँ से गम में से मैं का लोप हो गया, गत्वा से कै का लोप हो गया, ठीक है ना। तो गत्वा रह गया, तो यहाँ पर गत्वा शब्द हो गया। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग तुमुन में, ठीक है ना, करने के लिए, मतलब के लिए में अर्थ में किया जाता है। और तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है, ये याद आप रखेंगे तो आपको प्रत्यय वाला टॉपिक भी अच्छी तरह से याद कर लेना है। उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों छठे प्रश्न पे चलते हैं। कौन से प्रश्न के ऊपर? देखो छठा जो प्रश्न है आपके, अच्छी तरह से देखिए आप स्क्रीन के ऊपर। अधोलिखितियो पदियो लिंग वचन लिखता है। देखो जो आपके पद दिए हुए, अब देखो ये पद किसके हैं? आपके जो शब्द रूप, मैंने देखो राम शब्द के बारे में बताया और उससे संबंधित किस प्रकार से प्रश्न आएंगे और कौन कौन से जो शब्द बनते हैं, मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है शब्दों के बारे में, वो आप राम शब्द के आधार पर समझ लीजिए। शब्द रूप आपसे, ठीक है ना, याद करना है आपको। और इससे संबंधित प्रश्न, आपके शब्द रूप से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में बनने वाला है, तो आपको शब्द रूप याद करना है, ठीक है ना। अब शब्द रूप से आपको लिंग पूछ सकता है, वचन पूछ सकता है, विभक्ति पूछ सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार से किसी 2-3 प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर लिखा है कन्या नाम। क्या लिखा हुआ? कन्या नाम है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको वहाँ कम दिखाई दे रहा, तो इसमें लिंग बताना है और वचन बताना है। तो अब देखिए कन्या नाम है, तो आपके देखो एक आइडिया लगा सकते हैं, जैसे रामा नाम है, ठीक है ना, तो आप तो वहाँ से पकड़ सकते हैं, वचन पकड़ सकते हैं, विभक्ति पर कन्या। कन्या शब्द आप जानते हैं स्त्रीलिंग होता कि नहीं होता? कन्या स्त्रीलिंग है ना, तो स्त्रीलिंग। तो वचन तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग, सॉरी लिंग तो स्त्रीलिंग हो गया। अब वचन देखिए, रामा नाम से कन्या नाम है, तो बहुवचन षष्ठी विभक्ति है कि नहीं है? तो कन्या में बहुवचन है, ठीक है ना, बहुवचन और षष्ठी विभक्ति। और कन्या जो शब्द है, ये कन्या शब्द, लता जो शब्द होता है ना, लता शब्द याद कर लीजिए, लता शब्द, लता, ठीक है ना, स्त्रीलिंग जो शब्द है लता, उसी के तरह कन्या शब्द भी चलता है। याद करने की ये ट्रिक है, एक शब्द याद करो, बाकी सभी शब्द अपने आप समझ में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो कन्या नाम में स्त्रीलिंग शब्द है, बहुवचन है और षष्ठी विभक्ति है, लता की तरह चल रहा है। देखो मैंने कितनी जानकारी आपको एक साथ दे दी। उसके बाद देखिए अगला जो है बालकेन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? बालकेन। अब देखिए अगर आपको राम शब्द याद है तो बालकेन में आप फटाफट बता दोगे। बालकेन में बालक है कि नहीं है? मूल शब्द, तो बालक कौन सा है? पुल्लिंग है कि नहीं है? अरे कौन सा है? पुल्लिंग है ना, बालक तो बालक है। और बालकेन ये रामायण, तो तृतीया एक वचन है कि नहीं है? तो इसमें यदि आपको वचन पूछे तो एक वचन है कि नहीं है? विभक्ति भी पूछे तो कौन सी है? तृतीया विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तृतीया विभक्ति है। और फिर एक निवेदन कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे गुरु दक्षिणा केवल इतनी सी चाहिए। 7वां प्रश्न वापस देखो उपसर्ग से संबंधित आ गया। उपसर्ग प्रत्यय से आपके 3-4 नंबर के प्रश्न बनने की संभावना मुझे लग रही है इस पेपर के अनुसार, ठीक है ना। अब देखो उपसर्ग, उपसर्ग पृथक कुरुत, अब देखो उपसर्ग अलग करवा रहा। अब यहाँ पर लिखा हुआ देखो उपगम्य, ये शब्द आपको अगर कम दिखाई दे तो मैं लिख रहा हूँ उपगम्य, पहला 7वें का पहला उपगम्य। अब आपको पता ही चल गया कि इसमें उपसर्ग अलग निकालना और पद अलग निकालना, तो उप प्लस गम्य, ये तो उपसर्ग हो गया और ये आपके शब्द हो गया। तो उपसर्ग तो उप है और शब्द हो गया गम्य, तो उपगम्य में उप प्लस गम्य हो गया। इसी प्रकार देखिए समपूज्य, तो सम प्लस पूज्य हो जाएगा। समपूज्य में क्या हो जाएगा? देखो समपूज्य, तो सम उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना, पूज्य शब्द हो जाएगा। तो सम प्लस पूज्य, समपूज्य, सम उपसर्ग हो गया, पूज्य शब्द हो गया, ठीक है ना। तो उपसर्ग भी आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। 7वां प्रश्न कंप्लीट। अब 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं 8वें को, ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा, ठीक है ना। 8वां प्रश्न कह रहा है उचित कथनानाम समक्ष आम है। जो उचित कथन है उनके समक्ष आपको आम लिखना है। अरे आम का अर्थ यहाँ पर होता है हाँ,
तो आम, वो आम आपने जो उन्हें समझ लिया वाला नहीं भाई, आम का अर्थ होता है यहाँ पर हाँ। देखो आम में हलंत लगा हुआ है, आम यानी हाँ। और अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखतः, अनुचित जो कथन होता है न लिखना, न का अर्थ होता नहीं। तो जो और आपने साइंस में दूसरी जगह पढ़े होंगे, जो सही कथन है उसके सामने टी या सत्य लिख के ऐसे प्रश्न, ठीक है ना। तो निज निकेतनम गिरिशीकरे अस्ति, निज निकेतनम गिरिशीकरे अस्ति, ये वाक्य जो स्टेटमेंट है, ये कथन है, ये सत्य है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल, आपको इनमें समझाने की जरूरत ही नहीं है, आपको अर्थ आता है। उसके बाद देखिए गमनम सुकरम अस्ति, गमनम सुकरम अस्ति, न न न न गलत है, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा सदैव अग्रे एव चलियम, सदैव हमें आगे चलना चाहिए, बिल्कुल आम, क्या लिखेंगे? आम। उसके बाद चौथा पुरतः निदेयी चरणम, पुरतः निदेयी चरणम, बिल्कुल पुरतः निदेयी चरणम, आगे हमें कदम रखना ही चाहिए, आम। तो दो तो यहाँ पर यहाँ पर आम 3 आए, न एक ही आया, ठीक है ना, सेकंड वाला न, बाकी सभी में आम लिख देना, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आपके सत्य असत्य वाला जो प्रश्न है वो आएगा। तो सभी पाठों से आप सत्य असत्य वाले इनकी, यदि आपको पाठ का जो अर्थ पता है तो किसी प्रकार का आपको ये जो प्रश्न है किसी प्रकार से पूछे तो भी गलत नहीं होगा। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो 9वां प्रश्न है सुमेलनम कुरुते, यानी कि मिलान भी कराएंगे आपको, यहाँ पर मिलान से संबंधित प्रश्न भी आने की संभावना है। सुमेलनम कुरुते, अब देखो इसको आप ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा झूम कर देते हैं। यहाँ पर देखिए विलोम शब्द पूछ लिए गए हैं। देखो एक तरफ इन्होंने शब्द रूप दे दिए हैं, और देखो पूर्वतः जिहि भीति, स्वकीयम भीति, अनुरक्ति, ठीक है ना, और गमनम, ये गमनम लिखा हुआ है छठे में। तो पूर्वतः है, देखो मैंने यहाँ पर देखा तो पूर्वतः का देखो विलोम शब्द मिले मुझे, यहाँ पर क्या है, ये विलोम शब्द भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, विलोम शब्द, ठीक है। तो पूर्वतः का क्या हो जाएगा, पूर्वतः ने आगे तो पृष्ठतः है, पृष्ठतः से मिल गया। उसके बाद जी ही भीति, तो जी ही भीति का हो जाएगा भज भज शक्तिम, ठीक है ना, भज भज शक्तिम हो जाएगा। उसके बाद और देखिए तीसरा स्वकीय, स्वकीय का परकीय होता कि नहीं होता है, भीति, भीति ने डरा हुआ तो साहस, ठीक है ना, साहस वाला। अनुरक्ति, ठीक है ना, किसी में लगा हुआ, विरक्ति किसी से जिसका मन उचट जाना, ठीक है। गमनम, गमनम, ठीक है ना, तो आगमनम, गमनम यानी चला गया, गम धातु, ठीक है ना, तो आगमनम। इस प्रकार से आपके ये मिलान वाले जो है ना वो अच्छी तरह से आपको याद कर लेने। ये तो देखो विलोम शब्द भी पूछे गए हैं और भी पूछे, जैसे वाक्य को पूरा भी करवा सकता है, आधा वाक्य इधर दे देगा फिर आधा वाक्य इधर दे देगा, तो आपको वाक्य से मिलान भी करवा सकते हैं, जरूरी नहीं है विलोम शब्द आएंगे। देखिए आपको मॉडल है, मॉडल नमूना है, ठीक है। 10वां प्रश्न देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 10वें प्रश्न में आपको कह रहा, हाँ ये चीज़ मैं आपको पहले बताना चाहता था कि आपके जैसे पाठ 1 के सुभाषितानि जितने भी श्लोक है सभी श्लोकों को आप क्या कर लीजिए, अर्थ याद कर, सभी श्लोकों के अर्थ याद कर लेना। पहली बात तो ये अर्थ याद कर लो। अब आपको क्या करना है कि कम से कम 4 श्लोक, कितने, 4 श्लोक तो कंठस्थ करने हैं। 4 श्लोक तो अभी नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि 2 श्लोक आपको ये लिखवाएगा, ठीक है ना। अब वो श्लोक आपको लिखने हैं जो माना कि इस पेपर में नहीं आए, माना कि आपने 2 याद करके 2 ही आ गए, ठीक है, या 1 आ गया उनमें से तो आप, ठीक है ना, तो 1 ही लिख पाएंगे फिर तो आपको 4 श्लोक तो पक्के कंठस्थ याद करने और सभी श्लोकों के आपको अर्थ याद करने हैं। तो ये कह रहा भाई आपके जो पाठ्य पुस्तक है उनमें से 2 श्लोक लिखो जिस प्रश्न पत्र में न आए हुए हैं। तो आप तो श्लोक सारे 4 याद कर लीजिए, जैसे मैंने तो आपके लिख दिया, अभिवादन शीले से नित्यम वृद्धोपेशेन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, पहला श्लोक मैंने लिख दिया। उसके बाद दूसरा लिख दिया है पुष्पपत्र फलम छाया मूलबल कलदारो धन्य महिरुवा ये साम हिमकम नान्ति नार्थिन है, इसका अर्थ आप जानते हैं, तो ये आप खुद कर लेना फटाफट, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। हाँ इस प्रकार के देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपके पाठ 11 ही है, ठीक है। सभी पाठों के आपको जो पाठ सार है, ठीक है ना, उसकी संक्षिप्त जानकारी आपको अवश्य याद करनी है, ठीक है ना, क्योंकि संस्कृत का मामला है। संस्कृत ऐसी भाषा है जिसको आप ग्रामर को अच्छी तरह समझोगे, इसके अर्थों को समझोगे, तभी आपका पेपर बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा और तभी आप A+ ग्रेड लेकर के पास होंगे, ठीक है ना। वैसे संस्कृत बहुत ही सरल भाषा है, बहुत अच्छी भाषा है, पूरी ग्रामर बेस्ड है, सूत्रों पर आधारित है, इसमें कोई हम उटपटांग कार्य नहीं कर सकते। देखो घटनाक्रमानुसार वाक्यानि लिखित है, यदि आपको इस पाठ के बारे में पता है, ठीक है ना, वो शेर वाला और दधिपुच्छ जो गिदड़ श्रृंगार
श्रृंगाल है उससे संबंधित कि भी पहले क्या क्या हुआ, तो आप इनमें से इन वाक्यों को अच्छी तरह से सेट कर सकेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ सबसे पहले कि मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो उटपटांग वाक्य लिखे हुए घटनाक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, झूम करके देख सकते हैं, आराम से वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या देखो, परिभ्रमण सिंह शुदार्तो जाते, यानी कि जो भूखा जो शेर था वो इधर उधर घूम रहा था, तो पहले ये हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए, सिंह एका महती गुहाम अपश्यत, शेर ने एक बड़ी गुहा को देखा। फिर पहले वो भूखा था, इधर उधर घूम रहा था, फिर उसने क्या देखा, सिंह एका महती गुहाम अपश्यत, 2 नंबर मैंने डाल रखा, गुफा को देखा। 3 नंबर पे क्या हुआ, गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम है श्रृंगालय समागच्छत है। उसके बाद क्या आया, उस जो गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल गिदड़ आया। ठीक है, जो चौथा यहाँ पर स्टेटमेंट मुझे मिला है वो गुहायाम कोपी इति श्रृंगालय से विचार है। तो उस गिदड़ ने सोचा भी गुहा के अंदर कोई भी है, उन्होंने ऐसा विचार किया। उसके बाद 5वां देखिए, दूरस्थ, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से ये दिख जाए। ठीक है ना, दूरस्थ श्रृंगालय रवम क्रतुर मारब्ध, यानी कि दूर जा करके उस गिदड़ ने रवम का अर्थ आवाज़ लगाई। ठीक है ना, आवाज़ कर क्री, देखो क्री तुम आरब्ध, ये शब्द है ना, क्री तुम कर तुम, इसका संधि विच्छेद करके बता रहा हूँ, प्लस आरब्ध। ठीक है ना, आरब्ध यानी शुरू किया, तो दूर जा करके उस श्रृंगाल ने आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। ठीक है ना, उसके बाद देखिए छठा, सिंह श्रृंगाल से आह्वान करोति, आह्वान किया, शेर ने उस श्रृंगाल का आह्वान किया। और 7वें में क्या, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। ठीक है ना, यहाँ पर निश्चय कोई रहता होगा। ठीक है, इस प्रकार से इस जो स्टेटमेंट है इसको आप नंबर से जमा सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, जमाना व्यवस्थित कर सकते हैं, घटना क्रमानुसार आप लिख सकते हैं। मैंने ये लिख रखे हैं। ठीक है ना, पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठे नंबर पर कौन कौन से आएंगे। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 12वां प्रश्न आपके, एक आपको गद्यांश दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा, गद्यांश। देखो ये गद्यांश, अब आपको गद्यांश को पूरी तरह पढ़ना, फिर उसका शीर्षक लिखना और फिर गद्यांश से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपके देखो बहुत ही अच्छे नंबर लाने के लिए हेल्पफुल होते हैं ये गद्यांश वगैरह। तो सबसे पहले आपको क्या करना, गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो इस गद्यांश को हम क्या करते हैं, अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, ध्यान से आप देखिए, ध्यान से देखिए, कसीमंचित वने खरन कर नाम सिंह प्रतिवस्ति शमः स कदाचित इतस्तत परिभ्रमण शुद्धार्तनः किमपि आहारं प्राप्तवान् तत् सूर्यास्त समय एका महती गुहां दृष्ट्वा स अचिंतयत् नूनम, नूनम का अर्थ होता है निश्चय, ये एक अव्यय है। एतस्य गुहायां रात्रौ कोपि जीव आगच्छति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि थी। हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद आपको क्या देना है, देखो इसका अस्य गद्यांशम पठित्वा उचित शीर्षकम लिखित, इस गद्यांश को पढ़ करके आप उचित शीर्षक लिखिए। तो देखो मुझे इसका उचित शीर्षक लगा, इसको पढ़ने के बाद भी शेर था, भूखा था, तो मैंने इसका शीर्षक आपको दिया क्षुधार्थ, क्षुधार्थ सिंह, यानी कि भूखा शेर था। देखो शेर भूखा ही था, तभी उसने ऐसा नाटक किया, सब कुछ किया, तो क्षुधार्थ सिंह, भूखा शेर है। इस प्रकार आप कोई भी से मिलता जुलता शीर्षक देंगे आपके, वो लगभग ठीक मान हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए दूसरा, वने क प्रति वस्ती समय, तो वन में कौन रहता था, तो वन में खरन कर नाम सिंह प्रति वस्ती समय खरन खर, देखो खरन कर नाम का शेर। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जंगल में किस नाम का शेर रहता था, तो खरन खर नाम का शहर रहता था। शहर मतलब शेर, शेर शहर नहीं, शेर सिंह। उसके बाद तीसरा प्रश्न, सिंह से किम नाम आसीत है, तो शेर का क्या नाम था, तो खरन खर, अभी बताया खरन खर नाम था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, मेरा जो गला ये भी खराब हो गया, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे थोड़ी सी गुरु दक्षिणा यही दे दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपसे कुछ नहीं चाहिए मुझे, केवल आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए। ठीक है ना, तो शेर का नाम क्या था, खरन खर था। चौथा प्रश्न देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिंह क अचिंत्यत, सिंह ने यानी कि शेर ने क्या सोचा, तो शेर ने ये सोचा है कि नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोपि जीव आगच्छति।
ठीक है ना। आगच्छति लिखा हुआ तो निश्चय इस गुफा के अंदर रात्रि के अंदर कोई जीव आता होगा, ऐसा शेर ने सोचा कि नहीं सोचा। यह लिखा हुआ देखो यहाँ से आप ये नूनम एतस्य गुहायाम रात्रि कोपि जीव आगच्छति। ठीक है, आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, परिभ्रमण सिंह क जात है, यानी कि परिभ्रमण घूमता हुआ सिंह कहाँ, मतलब शेर जो था वो परिभ्रमण क्यों कर रहा था, क्या कारण था। तो क्षुधार तो जात है, भूखा था इसलिए वो क्या कर रहा था, इधर उधर भागा दौड़ी कर रहा था, परिभ्रमण कर रहा था। क्षुधार तो जात है, क्षुधा भूख को शांत करने के लिए, ठीक है ना, इधर उधर वो क्या कर रहा था, घूम रहा था। ठीक है ना। छठा प्रश्न, सूर्यास्त समय स क अदृश्यत, सूर्यास्त के समय उसने क्या देखा शेर ने। तो एकाम महतीम गुहाम अदृश्यत, अदृश्यत देखो ये है आपके भूतकाल वाला है, समझ में आया ना, भूतकाल से संबंधित है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए एकाम महती गुहाम अदृश्यत हो गया, सूर्यास्त के समय शेर ने एक बड़ी गुफा देखी। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गद्यांश वाला प्रश्न आपके बिल्कुल इनसे संबंधित कोई गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए हाँ, आपको जो पाठ जो है ना, जितने भी 11 पाठ है उनके आपको पाठ सार याद करना बहुत ज़रूरी है। क्या याद करना, पाठ सार। मैं आपको केवल फॉर्मेलिटी नहीं करवा रहा हूँ, पूरा वीडियो देखना, आपको पाठ सार याद करना है। वैसे आपको याद होंगे। अब आपके क्योंकि पाठ सार आपको लिखवाएंगे और अथवा में देंगे, वो 2 पार्ट में से आपको एक पार्ट का यहाँ पर चयन करना है और उसके बारे में आपको संक्षिप्त में लिखना है। देखो यहाँ पर विलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, ये पाठ लिखा हुआ, या कंटके व कंटकम। ठीक है ना, इस पाठ का आपको क्या लिखना, पाठ सार लिखना है। तो बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी, और ये आपके जो पाठ है ना, पार्ट 2 है उसका पाठ सार याद कर लीजिए। एक है आपके कंटक यानी है वह कंटकम, ये पार्ट 5 इसका भी सार जो पाठ सार याद कर लीजिए। कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, तो ये आप याद कर लीजिए। ठीक है ना, इनके बारे में यहाँ पर चर्चा करके आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न आपके आएगा, रेखांकित पदानाम आधृत्य प्रश्न निर्माणम, यानी कि रेखांकित पद जो है उनके आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना। ये आपको पता है कि भाई रेखांकित जो ऐसे आपके पार्ट 1 में हर पार्ट में ऐसे प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों के आधार पर आपको किस प्रकार से प्रश्न का निर्माण करना है। ठीक है ना। तो देखो पहला लिखा हो गुणा गुणगेशु गुणा भवंती, गुणा गुणगेशु गुणा भवंती। तो गुणा शब्द है ना, गुणा शब्द ये बहुवचन है कि नहीं है। ठीक है, गुणा हाँ बहुवचन है, गुण शब्द। तो आपको इसी से मिलता जुलता आपको एक कोई सर्वनाम शब्द ढूंढना है। ठीक है, समझ में आ गया। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना, जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण हो गए। तो सर्वनाम, तो गुणा का सर्वनाम बहुवचन जो हो जाएगा के, गुणगेशु गुणा भवंती। तो इसके स्थान पर गुणा के स्थान पर के लिख देंगे, तो के गुणगेशु गुणा भवंती प्रश्न निर्माण करना। इसी प्रकार से दूसरा, नद्य सुस्वादु तोया भवंती। तो नद्य है तो नदियाँ जो ठीक है वो सुस्वादु तोया यानी कि स्वादिष्ट जल का जो है भवंती होता है उसमें, नदियों में। तो किस में होता, का लिखेंगे। नदी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, तो कै का स्त्रीलिंग कहा हो गया। ठीक है ना, बहुवचन में आ गया। ठीक है ना, कहा नद्या। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। का सुस्वादु तोया भवंती, कौन जो है सुस्वाद वाले जल का धारण करती है, उसमें होता है। ठीक है, नदियों में, तो का आ गया। उसके बाद तीस देखो, व्याध है व्याघ्रम जालात बही निशा यत। तो व्याध है एक वचन है। ठीक है ना, तो इसके स्थान पर तो आप क्या लिख दोगे, कह लिख दोगे, कौन। ठीक है ना, कह व्याघ्रम जालात बही निसार यत है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए प्रश्न निर्माण वाला जो है, ठीक है ना, ये आपके प्रश्न आएगा बोल्ड में, देखो मॉडल पेपर को देख के लग रहा है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार के ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों 15वां प्रश्न है, अधोलिखित तान प्रश्नानाम पूर्ण वाक्य उत्तरतम, यानी कि पूरे वाक्य में आपको क्या देना है, उत्तर देना है। तो इसमें देखिए मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ इसको ताकि आपको अच्छी तरह दिखाई देगा। वयम कस्य दिशि अग्रेसराम है, यानी कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं तो आपको समझाने के लिए आप पूरा लिखेंगे तो आपको आगे की ओर, ठीक है ना, अग्र दिशा या ठीक है ना पूर्वता यानी कि आगे की दिशा में हमें आगे ठीक है ना बढ़ना चाहिए। तो वयम पूर्वतः दिशि अग्रेसराम, पूरा ये हो गया, वयम पूर्वतः दिशि अग्रेसराम। ठीक है, उसके बाद देखिए चंचलेन, ठीक है ना, चंचलेन
वने किम कृतम चंचलेन, वने किम कृतम चंचलेन, यहाँ पर वने लिखा हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कम दिखाई दे रहा, ठीक है ना। चंचलेन वने किम कृतम, वो चंचलेन जो नाम का आपके शिकारी था वन में क्या करता था, तो जालम विष तारितम, वो जाल को फैलाता था। तो चंचलेन वने जालम विष तारितम, समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा प्रश्न आपके अगले स्लाइड पे चलते हैं अपन, ठीक है ना। तो आपको दिखाई दे रही होगी वह, तो देखो ये प्रश्न लिखा हुआ है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। केसाम समवाये सप्त भगिनी इति कथयते, केसाम समवाये सप्त भगिनी इति कथयते, तो सप्त राज्य नाम, सप्त जो राज्यों के नाम है उनको हम सप्त भगिनी कहते हैं। ये कह रहा है भाई किसको आप सात जो बहिनें हैं भगिनी कहते हैं, तो सात राज्य, सप्त राज्यम क्या है, सप्त राज्य नाम, सात जो राज्यों के नाम है हमारे पूर्वी भारत के, उनको हम क्या कहते हैं, सात बहिनों के नाम से जानते हैं, तो सप्त राज्य नाम, ठीक है ना, सप्त भगिनी इति कथयते। अब सात राज्य कौन कौन से उनके भी से भी आपको परिचय करा दूँ, और इसका तो आपके एक संस्कृत में श्लोक भी है, उसको भी आप याद कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सात के सात जो राज्य है ये सप्त भगिनी के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, राकेश शालिनी कुत्र गंतुम कथयति, राकेश शालिनी कहाँ गए और क्या कहा, तो राकेश शालिनी मालया सह, देखो मालया सह आया, सह का सह जो होता है ना, सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है, तो मालिया शब्द में तृतीया विभक्ति, सह के योग में तृतीया विभक्ति। तो राकेश शालिनी माला के साथ चिकित्सका, देखो चिकित्सकाम प्रति गंतुम कथयति, तो चिकित्सका, ठीक है ना, प्रति गंतुम कथयति, गंतुम में वापस देखिए गम धातु तुमुन प्रत्यय अग्नि कथयति, कत धातु है, ठीक है, लट लकार है कथयति। तो इस प्रकार से आपको इनका उत्तर याद है। उसके बाद देखिए कस्य यशः नश्यति है, नश्यति लिखा हुआ, नश्यति नहीं, किसका यश नष्ट हो जाता है, तो लुब्धस्य यशः नश्यति, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको चित्र दिखाई देगा। भारत जनता अहम कम कई परिपुता अस्ति, तो भारत जनता अहम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै परिपुता अस्ति, क्या आ जाएगा, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै परिपुता अस्ति, भारत जनता अहम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै परिपुता अस्ति, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके 18वां प्रश्न किस प्रकार से आएगा, आपको एक चित्र दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, चित्र दिया। देखो जरूरी नहीं है वो चित्र ये वाला है, आपके दीपावली, होली, उद्यान, खेल, बगीचा, विद्यालय, किसी भी प्रकार का एक चित्र दिया जाएगा, और उस वहाँ पर कुछ आपको हिंट दिए जाएंगे कि भाई ये जो शब्द है इन शब्दों के आधार पर आपको क्या करना है, वाक्य की रचना करनी, इस चित्र को देखना है, फिर शब्द देखने, ये चित्र जो है किसी से संबंधित है, और फिर जो शब्द दिए हुए हैं उनके आधार पर आपको वाक्य की रचना करते। यदि आपको संस्कृत की व्याकरण का अच्छा नॉलेज है, आप चित्र को समझ लेते हैं, तो वाक्य रचना आपके लिए कभी भी कठिन नहीं होगी। तो देखिए इस चित्र को थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको इस चित्र को देखिए। यहाँ पर देखो ये बहन है, यहाँ पर एक आदमी बैठा है, उसके हाथ के ऊपर ये देखो कुछ बांध रही है, यानी कि ये रक्षाबंधन से संबंधित चित्र है। और यहाँ पर लिखा देखो रक्षाबंधनम भगिनी श्रावण मासस्य शिक्षा आरंभ्य प्रेमणः रक्षा सूचम, ऐसे लिखे हुए हैं। आप इनको थोड़ा सा स्क्रीन की क्वालिटी बढ़ा करके देखिए। तो रक्षाबंधन से संबंधित चित्र है। तो अब देखिए रक्षाबंधनम, मैंने पहला वाक्य बनाया, असीमन चित्रे रक्षाबंधनस्य दृश्यम वर्तते, यानी कि इस चित्र में रक्षाबंधन का दृश्य है। असीमन चित्रे रक्षाबंधनस्य दृश्यम वर्तते, इस क्षेत्र में रक्षाबंधन का जो है दृश्य है। उसके बाद दूसरा मैंने वाक्य बनाया, असीमन दिवसे, देखो भगिनी से बनाया मैंने ना, असीमन दिवसे भगिनी भ्रातु हस्ते रक्षा सूत्रम बध्नाति, इस दिवस पर जो भगिनी यानी बहन होती है, भ्रातु भाई के हस्ते यानी कि हाथ में, रक्षा सूत्रम बध्नाति, इस दिवस के ऊपर जो बहन होती है वो भाई के हाथ में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है, ठीक है। तीसरा श्रावण मास से मैंने स्टेटमेंट आपके लिए बनाया कि श्रावण मास से पूर्णिमायाम, श्रावण मास से पूर्णिमायाम रक्षाबंधनम आयोजते,
श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है ना, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। तो संस्कृत में ये वाक्य ना, श्रावण मासस्य पूर्णिमायां रक्षाबंधनम आयोज्यते। ठीक है, उसके बाद चौथा स्टेटमेंट आपके लिए मैंने बनाया कि देखो ये शिक्षा आरंभस्य प्राचीन काले गुरुकुले शिक्षा आरंभस्य रक्षा सूत्रम कार्यक्रम आयोज्यते थे। यानी कि प्राचीन काल में गुरुकुल के अंदर शिक्षा आरंभ करने के समय ही रक्षा सूत्र कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था। ठीक है ना, बना सकते हैं। उसके बाद देखो प्रेमण यानी कि प्रेम का त्यौहार है, तो रक्षाबंधन एक प्रेम का त्यौहार है। ठीक है, भाई और बहन के बीच प्रेम का त्यौहार है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, तो रक्षाबंधनम प्रेमण उत्सव अस्ति, यानी रक्षाबंधन जो प्रेम का एक त्यौहार है। मैंने सिंपल वाक्य बना दिया आपके लिए। उसके बाद ये रक्षा सूचम इसे बना सकते हैं कि जो रक्षाबंधनम इति रक्षा सूचकम कहते थे। ठीक है ना, और एक मैंने और बना दिया भ्रातः भाई भगिनी उपहारम ददाती, भाई भगिनी यानी कि बहन के लिए उपहारम ददाती, उपहार यानी कि कोई गिफ्ट देता है। अरे भाई, आपने भी किसी बहन को गिफ्ट दिया होगा, उसके कपड़े लेते वगैरह। तो ये रक्षाबंधन पर आधारित इस प्रकार से आपको 6 स्टेटमेंट यहाँ देने हैं। तो इस पर कोई भी चित्र आ सकता है, मेरी ध्यान रखें। रक्षाबंधन दीपावली, होली, खेल का मैदान हो सकता है, विद्यालय का आ सकता है, कक्षा के बारे में आ सकता है, गार्डन के बारे में आ सकता है। ठीक है ना, क्रिकेट के दृश्य के बारे में आ सकता है, गाय के बारे में आ सकता है, किसी के बारे में कोई चित्र आ सकता है, और आपको स्टेटमेंट लिखने हैं। उसके बाद 19वें प्रश्न के ऊपर हम चलते हैं। आपको एक मंजूषा दी हुई होगी, यानी कि कोई पेटी दी हुई होगी। मंजूषा में कुछ शब्द होंगे और आपको एक गद्यांश पद्यांश दिया होगा, उसमें कुछ रिक्त स्थान छोड़े हुए होंगे। उन रिक्त स्थान की आपको उन मंजूषा से शब्द उठाने हैं और पूर्ति करनी। इस प्रकार का प्रश्न भी आपको पूछा जाएगा। इस पेपर को देखकर कैसा अनुमान लग रहा है, तो देखिए, तो ये तो सिंपल आप कर लेंगे वैसे। तो देखो, एकस्मिन् वने काश्चन है व्याधः जालम विस्तार्यम दूरे स्थितः। ठीक है ना, क्रमशः आकाशात् सपरिवार कपोतराजा नीचै अगच्छत। ठीक है ना, यदा कपोता तण्डुलान् अपशयन् तदा तेषां ठीक है ना लोनी जातः परम राजा सहमतम नासिकम तस्य युक्तिम आसीत यदि वने कोपि। तो बड़ा कर लेते यार भाई, बड़ा कर रहे, बड़ा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो देखिए, उसके बाद क्या कि भाई नास्ति तंडुलाम संभवम है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप क्या करिए, सभी पाठों का जो सार है वो आपको याद करना है। तभी इस प्रकार के आप मंजूषा से शब्द उठा करके रखना, इनमें कोई कठिन नहीं है। इसलिए फालतू इसके ऊपर चर्चा नहीं करके कैसा प्रश्न आएगा उसके ऊपर चर्चा करते। इसको पढ़ने से मुझे फ़ायदा थोड़ा कम लग रहा है। ठीक है ना, अभी आपको तो पढ़ना है। ठीक है ना, तो मेरा कहने का आज से यहाँ पर यह है कि यहाँ पर मंजूषा से आपको शब्द उठा करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यदि आपको हिंदी अर्थ आता है, संस्कृत का थोड़ा नॉलेज है, ग्रामर का नॉलेज है, तो आप आसानी से कर लेंगे। इसमें कोई यहाँ पर समझाने की बात नहीं है। उसके बाद देखिए 19वां प्रश्न। हाँ, ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी है। आपको 2 श्लोकों के अर्थ पूछेगा, 2 श्लोकों के क्या पूछेगा, अर्थ पूछेगा, अर्थ। तो मैंने 4 श्लोक याद करने के लिए आपको गाइड किया है। ठीक है ना, तो 2 श्लोक तो आपके यहाँ आएंगे, उनका अर्थ लिखना है, और 2 श्लोक आपसे लिखाया जाएगा। देखो, ये पास होने का, अच्छे नंबर लाने का तरीका यही है, गद्यांश है, ये रिक्त स्थान की पूर्ति करना यही है। तो देखो, यहाँ पर ये चिंतनीय, तो आप श्लोकों के हिंदी अर्थ पक्के याद कर लीजिए। इनको श्लोकों को पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं। आपके जो श्लोक किताब में वो उनको अर्थ आपको याद करने पड़ेंगे, जरूरी नहीं यही आ जाएंगे, नहीं भैया। इसलिए मैं आपको मिस गाइड कभी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो श्लोक वाली बात हो गई कि भी श्लोकों के अर्थ आपको याद करने हैं। ठीक है, सभी के। उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न। हाँ, एक आपसे प्रार्थना पत्र लिखवाएगा। देखो, प्रार्थना पत्र भी देखो इन्होंने लिख रखा है, केवल रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखो, यहाँ पर एक बीमारी का प्रार्थना पत्र, बुखार आ जाती है, उससे संबंधित है। तो सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुरम। तो कोई सा भी स्कूल हो सकता है। विषय है दिन द्वयस्य अवकाशार्थम, 2 दिन के अवकाश के लिए। महोदय, सविनय निवेदनम अस्ति यत अहम ज्वर पीड़िया। ठीक है ना, रुग्णया। ठीक है, अतः विद्यालय आगंतुम न शक्नोमि। ठीक है ना, अस्मत् कारणात् दिनद्वयस्य अवकाशम दत्वा कृतवन्तुम।
ठीक है ना। उसके बाद आज्ञापालक है, कक्षा अष्टमी। तो ये देखो, ये जो आपके यहाँ पर ये प्रार्थना पत्र तो आपके लिए वेरी इजी है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट देखो, यहाँ पर ये शब्द जो क्या क्या भरने इस रिक्त स्थानों में यहाँ पर दे रखे, तो यहाँ से उठा उठा करके आपको डालने हैं, ठीक है। ये आप कर लोगे, ठीक है ना। तो प्रार्थना पत्र आपके जो लेखन है वो सभी प्रकार के प्रार्थना पत्र याद कर लिए, जरूरी नहीं है बीमारी वाले, मतलब प्रार्थना पत्र आएगा, अब कोई सा आएगा वो तो हमें पता नहीं है, हम तो केवल आपको बता रहे कि प्रार्थना पत्र याद करना है। उसके बाद एक निबंध लेखन। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने क्या कहा, ग्रामर का नॉलेज होने पर आप किसी भी विषय के ऊपर लिख सकते हैं। निबंध लेखन आपसे पूछा गया उद्यानम के ऊपर, यानी कि उद्यान के ऊपर। तो देखिए उद्यान के ऊपर मैं निबंध लेखन, यहाँ पर कुछ शब्द यहाँ से आप उठा सकते हैं, तो ठीक है। और देखिए तो इसको हम क्या कर लेते थोड़ा, तो अस्माकं विद्यालयस्य समीपे एकः रम्यम उद्यानम अस्ति। विद्यालय, देखो यहाँ से मैंने लिए हैं और उसी के आधार पर बनाए। अस्माकं विद्यालय से समीप एक रम्यम उद्यानम अस्ति, हमारे विद्यालय के समीप में एक रम्यम यानी कि सुंदर उद्यान है। इदम उद्यानम अतीव विशालम सुंदरम चासति, यह जो उद्यान है बहुत ही अतीव यानी बहुत ही विशाल सुंदर। च देखो चासति, चास्ति में क्या होगा, इसका संधि विच्छेद करो, च प्लस अस्ति, दीर्घ संधि, च प्लस अस्ति चासति, ठीक है ना। असीमन उद्याने, इस उद्यान में, उद्याने ठीक है, उद्यान में, ठीक है ना, में पर, ठीक है ना। विविधा वृक्षा पादपा लताश्च संति, देखो संति बहुवचन में प्रयुक्त होता है, अस्ति एक वचन में प्रयुक्त होता है अस् धातु से, ठीक है ना। असीमन उद्याने विविधा वृक्षा पादपा लताश्च संति, इस उद्यान में अनेक प्रकार के वृक्ष है, पादप है, लताएं हैं। उसके बाद देखिए आगे और कौन कौन से स्टेटमेंट है। पादपेषु विविधानि पुष्पाणि विकसितानि सन्ति, पादपों के ऊपर विविध प्रकार के पुष्प विकसित हो रहे हैं। पादपेषु विविधानि पुष्पाणि विकसितानि सन्ति, ठीक है ना, पादपों के ऊपर विभिन्न प्रकार के पुष्प विकसित हो रहे हैं। अब वृक्षेषु विविधा खगा कलरवं कुर्वन्ति, वृक्षेषु विविधा खगा कलरवं कुर्वन्ति, ठीक है ना। वृक्षों के ऊपर विविध प्रकार के जो खगा, खग देखो खग से बना खगा, बहुवचन हो गया ना, तो खग यानी पक्षी, कलरवम यानी कि आवाज कर रहे हैं, चह चहका रहे हैं, चिड़िया चह चहका रही है, ठीक है ना। कोयल मीठी वाणी में कू कू कर रही है, कूक रही है, ठीक है ना। तो खगा, वृक्षेषु विविधा खगा कलरवं कुर्वन्ति, कुर्वन्ति, ठीक है ना, क्री धातु, ठीक है ना। जनाः प्रातः सायं छात्र, च देखो छात्र का अर्थ होगा च प्लस अत्र, अत्र यानी यहाँ अव्यय शब्द है, तो जनाः जन शब्द है, जना बहुवचन हो गया, जन्म जना जनाः, तो जना प्रातः सुबह, सायं छात्र, भ्रमणाय चतुर्थी विभक्ति भ्रमण शब्द, प्रतिदिनम आगच्छति, ठीक है ना, मनुष्य यहाँ पर सुबह शाम घूमने के लिए प्रतिदिन आते हैं। असीमन उद्याने बालकाः बालिकाश्च क्रीडन्ति, इस उद्यान में बालक और बालिकाएं क्रीडन्ति यानी खेलते हैं, क्रीड धातु, ठीक है ना, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन शब्द क्रीडन्ति में। उसके बाद देखिए उद्यानस्य वातावरणम स्वच्छम वर्तते, उद्यानस्य, उद्यान देखो उद्यान शब्द की जो षष्ठी विभक्ति एक वचन है, उद्यानस्य वातावरणम स्वच्छम वर्तते, वृत धातु, वृत यानी है होता है, तो वृतते, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका जो मॉडल पेपर है इसमें देखो एक जो है आपके आइडिया लग गया कि भाई 21 प्रश्न है इसमें, आपको अब आइडिया लग गया कि कौन कौन से प्रश्न आएंगे। तो मैं एक बार वापस बता दूं आपको, उपसर्ग आपको अच्छी तरह याद कर लेने हैं, आपको प्रत्यय अच्छी तरह याद कर लेने हैं, संधि आपको अच्छी तरह से समझ लेनी है, ठीक है। चौथा शब्द रूप आपको चित्र याद कर लेना है। पांचवा धातु, पट धातु, पिब धातु, ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद में आपको सभी पाठों के पाठ सार याद करना है, 4 श्लोक याद करने हैं, ठीक है। अव्यय के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है ना। और आपको प्रार्थना पत्र, ठीक है ना, निबंध लेखनम, ठीक है ना, संधि, इस प्रकार से आपको ये तैयारी करनी है। और एक सेशन में आपके लिए ये भी लेकर के आऊँगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। और अंत में फिर आपसे मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे केवल इतनी सी गुरु दक्षिणा दे दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
ठीक है। आप पार्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 के आपके वीडियो, पहला पार्ट का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। महत्वपूर्ण प्रश्नों का, आपके इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज लेके आऊँगा और मॉडल पेपर मैं तैयार कर रहा हूँ वो भी आपको बताऊँगा। ठीक है, तब तक जय हिंद जय भारत।